नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सीएसईबी जेईई डबल ई पैकेज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, लाइक ट्रांसफार्मर के लॉसेज, एफिशिएंसीज, वोल्टेज रेगुलेशन, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। इस कोर्स की जानकारी अगर जिन्हें नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर अवेलेबल है और जिसे आप सीएसईबी जेईई डबल ई पैकेज के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसका करंट ऑफर प्राइस है 2500 रुपीज़। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो डेमो वीडियोस हैं, इस पैकेज से रिलेटेड जो डेमो वीडियोस हैं वो यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लैंग्वेज में कोई भी इशू नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज़ है। कहने का मतलब आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सब मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप 24/7 आवर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स को कैसे परचेस किया जाए उसकी जानकारी के लिए ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जिस पर्पस के लिए वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि a 400 kVA transformer has iron loss of 200 watt and full load copper loss of 200 watt. The maximum efficiency at unity power factor will be. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो केवीए रेटिंग कितनी दी हुई है? 4 केवीए। ठीक है, 4 केवीए हम लोगों को केवीए रेटिंग कितनी दी हुई है? केवीए रेटिंग की बात करें तो केवीए रेटिंग इज गिवन 4 केवीए। ठीक है, 4 केवीए। आयरन लॉस जो है, तो आयरन लॉस हमको कितना गिवन है? 200 वॉट। तो आयरन लॉस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीआई से और ये हो जाएगा 200 वॉट्स। ठीक है, 200 वॉट। अगर अपन फुल लोड कॉपर लॉस देखें तो PCUFL लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 200 वॉट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो X है, X क्या है? X इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। ठीक है, X इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। तो फुल लोड के फ्रैक्शन के लिए अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी जो फ्रैक्शन होगा, है ना, जो फ्रैक्शन होगा फुल लोड का, दैट X इज इक्वल टू व्हाट? √PI/PCUFL। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिल जाएगा? ये भी 200 है और फुल लोड जो कॉपर लॉस है वो भी क्या है? 200 है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर जो बोला गया है दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर, तो cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos phi इज इक्वल टू 1। तो हम लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए ना हम लोग रेडी हैं, क्योंकि सारे जो गिवन जो डेटाज हैं वो हम लोग के पास प्रिपेयर्ड हैं। तो एफिशिएंसी हो जाएगी दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट? मैक्सिमम एफिशिएंसी X kVA रेटिंग और ये हो जाएगा cos phi डिवाइडेड बाय X kVA cos phi प्लस PI। ठीक है, प्लस X स्क्वायर क्या होगा? PCUFL, दैट मीन्स फुल लोड कॉपर लॉस। अगर एफिशिएंसी को देखें ना तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, बट इनपुट के साथ क्या लेना है? लॉसेस। ठीक है, इनपुट के साथ क्या लेना है? लॉसेस। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी सारे गिवन डेटास को अगर अपन लिखें तो 1 × 4 केवीए को ना थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, किलो को 10⁻³ यहाँ पर लिख के रख देते हैं। cos phi की वैल्यू 1 है। अगेन वी हैव रिपीट हियर 1 × 4 × 10⁻³ हो जाएगा और ये cos phi की वैल्यू 1। जो आयरन लॉस है दैट इज आयरन लॉस इज 200 वॉट, तो ये 200 वॉट ले लिए, प्लस यहाँ पर जो मिला हुआ है तो 1 स्क्वायर जो फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है वो हो गया, और यहाँ पर जो फुल लोड कॉपर लॉस है दैट इज 200 वॉट। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये अगर ऊपर देखें तो 4 × 10⁻³ होगा, राइट? अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो ये भी 4 × 10⁻³ होगा, प्लस 200 प्लस 200, राइट? अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, 10⁻³ अगर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो 10⁻³ अगर कॉमन निकाल देते हैं तो वी हैव 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसमें 1000 डिवाइडेड करेंगे तो 1000 डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा? 0.2 प्लस 0.2, तो 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4 डिवाइडेड बाय 4.4। ठीक है, 4.4
4 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में चाहने के लिए क्या होगा कि इंटू 100, यहाँ पर से ही सुधार लेते हैं, ये हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर भी इंटू क्या लेना पड़ेगा 100, और ये भी हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा, जो एफिशिएंसी है दैट इज 90.9%। 90.9%, दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज गिवन 90.9%, जो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए चले। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन हमको बोलता है कि the voltage regulation of transformer having 2% resistance and 5% reactance at full load, 0.8 power factor lagging, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। अगर देखा जाए तो द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग 2% रेजिस्टेंस। ठीक है, तो परसेंटेज में जो हम लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट में जब भी चेंज किया जाएगा तो दैट इज रिटन, ये भी मैंने पूरी क्लास में आपको स्टडी करवाया है कि कैसे कैसे उसको लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, पर यूनिट जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हमको कितना गिवन है 2%, तो 2% को आप क्या करो, जैसे पर यूनिट में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में बदल जाता है, तो पर यूनिट अगर चाहिए तो 100 क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.02। एप्सिलॉन एक्स अगर बात करें तो एप्सिलॉन एक्स कितना मिल जाएगा, तो लीकेज रिएक्टेंस हमारे को यहाँ पर 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, ये तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर हम लोगों को दिया है क्या 0.8, तो ये जाएगा 0.8, दैट मीन्स cos phi इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, बाकी अगर हम लोगों को देखा है ना, अगर है तो वोल्टेज रेगुलेशन का सीधा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन वी आर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन आर के साथ होता है cos phi। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया था कि लैगिंग के लिए क्या करना है, तो लैगिंग के लिए जब भी बोला जाए तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था वो लैगिंग से ही किया था, और लैगिंग से करने पर हमको क्या मिला था कि एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एक्स लीकेज रिएक्टेंस, और उसके साथ क्या होगा साइन फाई। अगर लैग यूज करते हैं तो लैग के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, लैग के लिए हम लोग फाई कंसिडर करते हैं, और अगर हम लोगों को लीडिंग दे दिया जाए तो लीडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ फाई। ठीक है, लीडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ फाई। तो ये हो जाएगा क्या कि एप्सिलॉन आर जो है वो 0.02 इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 0.8, प्लस यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.5 है, 0.05 इंटू साइन फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अगर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस √ओवर का ये हो जाएगा 0.8 होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस फाई के लिए, और ये आंसर आएगा हमको अराउंड 0.6, राइट 0.6, तो यहाँ पर लिख दिए 0.6। परसेंटेज में अगर चाहिए तो इसको इंटू 100 करके लेना पड़ेगा, राइट, तो ये हो गया इंटू 100, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.016, और प्लस हो जाएगा 5 6 30 होता है तो 0.030, तो 0.03 लिख देते हैं, 0 भी लिख देते हैं। चलिए ये हो गया, और ये इंटू 100। ठीक है, अगर अब इनको ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 0.0, और ये ऐड करेंगे 4 और ये 6, राइट, ये हो जाएगा इंटू 100। अब परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 100 किए हैं, और ये कितना आ जाएगा 4.6%, 4.6%। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है 4.6% फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 2% and 4% respectively. The approximate regulation on full load at 0.8 power factor lag is। अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर भी अगर एप्सिलॉन आर की बात करें दैट इज पर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है तो 2 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, पर जो परसेंटेज है वो पर यूनिट में बदल जाएगा डिवाइडेड बाय 100 करने पर, तो ये बन जाएगा 0.02। लीकेज रिएक्टेंस को देखा जाए तो दैट इज 4%, तो 4% को क्या करना पड़ेगा 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, अगर
पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये cos फाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.8 पावर फैक्टर। और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन में हमेशा ध्यान देना कि जब भी रेगुलेशन पूछा जाए तो पावर फैक्टर को ध्यान से देख लेना कि लीड बोल रहा है कि लैग बोल रहा है। ठीक है, लीड बोल रहा है कि लैग बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लैग बोल रहा है तो यहाँ पर मेंशन ही कर लो कि ये क्या बोल रहा है, लैग। ठीक है, चलिए तो वोल्टेज रेगुलेशन का अगर बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर कॉस फाई प्लस एप्सिलॉन आर साइन फाई। प्लस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फाई है वो पॉजिटिव है तो कॉस फाई तो पॉजिटिव ही देगा, साइन फाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो लैग के लिए अपन क्या करते हैं, लैग के लिए फाई हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, लीड के लिए आएगा तो फाई जो होगा वो हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा। अब ये परसेंटेज के लिए हम लोगों ने इंटू 100 लगा दिया। यहाँ पर जितनी वैल्यूज है ना उसको अपन रख देते हैं। cos फाई की वैल्यू कितनी है 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.04। अच्छा, ये फाई जहाँ पर यूज करना होता है वहीं पर याद आता है। प्रीवियस कैलकुलेशन से अगर याद करें तो 0.6 हम लोगों ने साइन फाई की वैल्यू निकाली थी, तो ये हम लोग 0.6 यहाँ पर यूज कर लेते हैं इंटू 100। ठीक है, अगर ये यूज किया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज दिख रही है अपने को। ठीक है, वो सेकेंड 0.16 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.024। ठीक है, और ये इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन को देखें तो ये इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.040 इंटू 100, तो कुल मिला के कितना आ गया 4। 1212 अगर करें तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है, 4% हो जाएगा, तो ये 4%। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज का ऑप्शन है 12%, 8%, 6% एंड दिस वन इज 4%। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रोच बिल्कुल क्लियरली ही रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि 2400 to 40 वोल्ट 200 kVA single phase transformer has a core loss of 1.8 kilowatt at rated voltage. Its equivalent resistance is 1.1%. Then the transformer ये transfer efficiency लिख गया, transformer efficiency at 0.9 power factor and on full load is। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो दी गई है, पावर फैक्टर तो चलो दिया है cos फाई, तो पीछे से ही शुरू कर लेते हैं। cos फाई इज इक्वल टू क्या दे दिया है 0.9, तो ये हो गया 0.9 पावर फैक्टर। अच्छा, फुल लोड की बात की जाए तो फुल लोड के लिए अगर बात करें तो x जो है फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है, तो फुल लोड पे ही काम चल रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, कंसीडर 1। तो ये एट फुल लोड हम लोगों को x क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि पूरे का पूरा लोड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1.1%। तो इसके लिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहले केवीए रेटिंग की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केवीए रेटिंग हम लोगों को कितना दिया हुआ है 200 केवीए। ठीक है, अब देखो ये इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अपने को क्या देगा, कॉपर लॉस के लिए जाएगा, और कोर लॉस या आयरन लॉस तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन है क्या 1.8 किलोवाट। ठीक है, तो जो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है उसको लिख देते हैं कि पी आई इज इक्वल टू 1.8 किलोवाट ऑलरेडी गिवन है भाई, है ना। अब देखो इसके लिए काम करना पड़ेगा, किसके लिए, कोर लॉस के लिए। ठीक है, सॉरी कॉपर लॉस के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, वो रेटेड केवीए पे निकालना होगा। कहने का मतलब ये 1.1% दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से निकालूं क्या, कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस अगर निकालें तो कॉपर लॉस हमको कितना मिलेगा, कॉपर लॉस हमको मिलेगा 1.1% ऑफ किसका, केवीए रेटिंग का। ठीक है, केवीए रेटिंग के लिए, ठीक है, या रेटेड केवीए के लिए। तो ये हो जाएगा 1.1 डिवाइड सॉरी ये थोड़ा सा टाइपो एरर है इसमें। 1.1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100। और केवीए की रेटिंग कितनी है, केवीए रेटिंग इज 200 इंटू 10⁻³ ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 0 और ये 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 1.1 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो दैट 2.2 किलो वाट। 10⁻³ को किलो में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब एफिशिएंसी निकाल लें। नाउ एफिशिएंसी
ठीक है। एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी ये हो गया x kVA है ना, और ये हो गया cos phi डिवाइडेड बाय x kVA cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर तो लेना पड़ेगा है ना, और ये PCU। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलरेडी अगर बात करें तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, CUFL ये हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी, ये फुल लोड पे निकाला गया ना, कॉपर लॉस ये फुल लोड पे ही निकला हुआ है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 10⁻³ राइट। और ये हो जाएगा क्या, x की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी 1 दी गई है, cos phi की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.9 दी गई हुई है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.9 और ये इंटू 10⁻³ उसका kVA और ये x की वैल्यू 1। ठीक है। PI की वैल्यू अगर देखें मतलब आयरन लॉस की तो 1.8 इंटू 10⁻³ ले लेंगे, प्लस अगर देखा जाए कोर लॉस को तो कोर लॉस में ये 1 स्क्वायर हो गया और इंटू 2.2 और उसमें भी क्या कर लेते हैं 10⁻3। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर 10⁻3 अगर कॉमन निकालें तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबके पास है। तो 10⁻3 तो निकल गया क्या, और कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वजह से। 200 इंटू अगर 0.9 करें तो ये हम लोग को मिल जाएगा 180, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी पोर्शन क्या मिलेगा 180, प्लस यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 1.8 प्लस 2.2 मिलेगा। ठीक है। तो ये कितना मिल गया 180 और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 1.8 प्लस 2.2 ये हो गया अपने को 4। ठीक है। 4 होने के बाद 180 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 184। अच्छा, हमको क्या चाहिए, परसेंटेज में एफिशिएंसी चाहिए। परसेंटेज में अगर एफिशिएंसी चाहिए तो 180 डिवाइडेड बाय 184 को आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 97.82%, 97.82%। तो अगर इसको देखा जाए तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमको तो यहाँ पर दिख रहा है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देता है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 6400 वाट और एक है 500 वाट। ठीक है। रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहले कॉपर लॉस अगर देखना है तो कॉपर लॉस हम लोगों को मिल गया PCU, फुल लोड कॉपर लॉस दिया है तो PCUFL और ये हो गया कितना 6400 वाट। और अगर आयरन लॉस को देखा जाए तो दैट इज 500 वाट। ठीक है। द अबव कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी। तो ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। तो इसमें ना इसको हमको गड़बड़ करना ही नहीं है, इसका अप्रोच बिल्कुल हमको फिक्स रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है। तो गड़बड़ नहीं करने के लिए अप्रोच देख लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, आयरन लॉस की। ठीक है। तो आयरन लॉस की अगर बात करें तो आयरन लॉस क्या मिलेगा, आयरन लॉस तो डिपेंड करता ही नहीं है लोड पे। ठीक है। वो डिपेंड नहीं करता, चाहे हाफ लोड लो चाहे फुल लोड लो, आयरन लॉस ही रहता है, जैसा मिलेगा वैसा ही मिलेगा। तो आयरन लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन लोड। ठीक है। अब लोड फुल से क्या हो रहा है, फुल से हाफ हो रहा है। फुल से अगर हाफ हो रहा है तो आयरन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फुल से हाफ हो या फुल से फुल हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा PI जो है वो 500 वाट ही मिलेगा। ठीक है। अब बात करें किसकी, अब बात करते हैं फुल लोड कॉपर लॉस की। ठीक है। तो देखो 500 के हिसाब से दो ऑप्शन है भाई, एक B मिल जाएगा या तो फिर एक ये D मिल जाएगा, क्योंकि इसी में 500 वाट दिया हुआ है। अब जो डिसाइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस पे डिसाइड होगा। ठीक है। तो फुल लोड कॉपर लॉस हमको दिया कितना है 6400 ये। ठीक है। अगर हम लोग देखें कि एट हाफ लोड क्या होता है, तो एट हाफ लोड अगर देखें या किसी एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए अगर देखें, ठीक है, एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए अगर देखें ना तो P जो कॉपर लॉस अपने को मिलता है दैट इज एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और ये हो जाएगा PCUFL। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ लोड के लिए अब देखें, देखो हाफ लोड के लिए निकाल रहे थे तो हाफ लोड के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी हाफ, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ लोड बता रहा है। ठीक है। और ये PCUFL क्या बता रहा है, PCUFL हमको डेटा गिवन है दैट इज 6400 वाट। तो ये 1/4 इंटू 6400 वाट, तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, ये 6 1 हो गया, सॉरी 4 1 हो गया और ये 6 हो गया
ये 1600 वॉट, ठीक है। तो P कॉपर लॉस कब, जब लोड क्या है, हाफ है, तो ये हाफ लोड, ठीक है, ये हाफ लोड। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो आयरन लॉस होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट, और जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। करंट डिपेंडेंट, जितने भी करंट डिपेंडेंट जो लॉसेज हैं वो सब वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो PCU इज इक्वल टू 1600 वॉट। तो आंसर देख लें, ये 500 इसको हम लोग लगाए थे, इसमें 1600 है और इसमें 3200 है, तो वी शुड गो फॉर द ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 6 में देख लेते हैं, 6 में क्या होता है। 6 में देख रहे हैं तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज डिसाइड करना है ट्रांसफार्मर का। तो याद कर लो भाई कि ट्रांसफार्मर को के साइज को रिड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे क्लासेस में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पर ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन को देख रहे हैं तो केवीए रेटिंग तो बड़ी कांस्टेंट दिख रही है, सबका 5 केवी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर के साइज को डिपेंड करने के लिए ना शुरू करते हैं कहाँ से। हम लोगों को ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है, E इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स डेंसिटी और इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर फाई एम आता है ना, इस वजह से, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू या फाई एम इज इक्वल टू बी एम इंटू एरिया जो होता है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर ये माने कि E अगर कांस्टेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कांस्टेंट है और यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या मिलेगा अपने को, कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं किससे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ही वेरिएशन है तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो AN और इसको अगर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, घटता हुआ भी दिख रहा है। हमको क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज को रिड्यूस करना है। तो साइज अगर रिड्यूस है तो ये डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीज होने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन किए कि जब भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज की जाएगी तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोर का एरिया ही डिक्रीज होगा तो आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर की साइज तो कोर पे ही डिपेंड करती है। तो अगर ये नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है तो ट्रांसफार्मर की साइज भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास कैसा है, इसके पास 100 हर्ट्ज है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शुड गो फॉर द स्मॉलेस्ट जो साइज है ट्रांसफार्मर का, उसके लिए जाएगा, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन जो हमको गिवन है वो है विच टाइप ऑफ लॉसेज आर कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर। अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि जो फिक्स्ड लॉसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, आयरन लॉसेज, और जो वेरिएबल लॉस होती हैं, जो करंट डिपेंडेंट लॉस होता है, ठीक है। लोड अगर वेरी करता है तो करंट भी वेरी करता है, करंट के वेरिएशन की वजह से कॉपर लॉस वेरी करता है। तो हम लोगों को जो पूछा गया है वो बेसिकली किसको पूछा गया है कि फिक्स्ड लॉस कौन सा है, कांस्टेंट लॉस कौन सा है। तो कांस्टेंट लॉस इज आयरन लॉस, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ what is the load at which maximum efficiency in case of 100 kVA transformer with iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर अगर ना एनलिस्टेड डेटा को देखें तो PI इज इक्वल टू मतलब आयरन लॉस कितना दिया हुआ 1 किलोवाट, तो ये 1 किलोवाट ले लेते हैं। फुल लोड कॉपर लॉस मतलब PCUFL लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना 2 किलोवाट, ठीक है, ये भी ठीक है। केवीए रेटिंग कितनी दी हुई है, केवीए रेटिंग की अगर देखें बात तो ये हो जाएगा 100 केवीए, ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फ्रैक्शन ऑफ लोड का जो कंडीशन है वो कैसा है, तो देखते हैं क्या कि हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी में पढ़ते क्या है बेसिकली कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में हम लोग ये देखते हैं कि कांस्टेंट जो लॉस होते हैं दैट इज इक्वल टू हो जाते हैं वेरिएबल लॉस के, ठीक है, वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाते हैं। तो कांस्टेंट लॉस हमने को कौन मिलता है, PI, है ना। फिक्स्ड लॉस हमको कौन मिलता है, आयरन लॉस या कोर लॉस। वेरिएबल लॉसेस अगर देखें तो फ्रैक्शन ऑफ लोड के हिसाब से वेरी करने वाला लॉस है फुल लोड कॉपर लॉस। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ लोड को निकालें, एक्स ही तो वेरिएशन दिखाएगा, तो ये हो जाएगा PI अपॉन PCU
FL। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर PI C और ये PCU FL। ठीक है, ये दिखा रहा है। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ से क्या निकाल लेना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ लोड निकाल लेना चाहिए, ताकि जो लोड है ना, यहाँ पर क्या पूछा हमको, व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 100 kVA, है ना, इन केस ऑफ 100 kVA। तो जो लोड निकलेगा वो इसी kVA रेटेड पर ही निकलेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ लोड हमको निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, ये 1 दिया हुआ है, रूट ओवर कर लेते हैं 1 और ये 2, ज़्यादा तो 1 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, वो नीचे भी ऊपर भी दोनों सेम यूनिट है, तो उसमें इट डजंट मैटर। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी अच्छी बात है, लेकिन ये जो लोड मिलेगा वो हम लोगों को केवीए पर रेटेड मिलेगा। ठीक है, तो x इंटू क्या करना पड़ेगा, केवीए रेटिंग का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, केवीए रेटिंग का मदद ले लिए तो ये हो जाएगा x 1/√2 है, और केवीए रेटिंग कितनी दी हुई है, 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिए, 100। ठीक है, 100 × 10⁻³ कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 × 100, और ये √2 को क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, और ये 10⁻³ तो ये किलो के हिसाब से जो केवीए में के है उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा कितना, 100 अगर 2 करें तो 50 हो जाएगा, 50 × 1.414, राइट। और ये 10⁻³ को अब तो के बना ही देंगे, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70.70 किलो वाट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना लोड हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या है। ए ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन 70.7। ठीक है, यही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने अप्रोच कर लिया। चलिए अब देख लेते हैं क्या, कि इफ P1 एंड P2, ठीक है, P1 P2 बी द आयरन एंड कॉपर लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एज एट 75% बोल रहा है ऑफ, ये थोड़ा सुधार लेते हैं, ये फुल लोड है भाई, ऑफ द फुल लोड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। देखो ये क्या है, एफिशिएंसी जो दिया हुआ है ना, 75% ऑफ फुल लोड दिया हुआ है। ठीक है, और P1 को क्या बता दिया है, आयरन लॉस। ठीक है, तो ये आयरन हो गया भाई, है ना, याद रखना, PI PCU यूज करते करते आदत पड़ जाती है। और ये हो गया कॉपर लॉस। ठीक है, ये हो गया 75% है ना, एफिशिएंसी 75% है ऑफ फुल लोड। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हमको क्या देगा, अगर फ्रैक्शन ऑफ लोड भी निकालें तो एफिशिएंसी के थ्रू हमको पता चल सकता है। ठीक है, 75% ऑफ फुल लोड बोल रहा है, मतलब 75 डिवाइडेड 100 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 25 4 और ये 3 मतलब ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया, एक रिलेशन निकाल के दिया था कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको क्या मिलता है, तो ये क्या मिलता है, x इज इक्वल टू रूट ओवर P1 आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस होता है ना, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा। अब P1 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू को अगर ऐसा देखें तो ये x² डिवाइडेड बाय P1/P2, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 निकाल के देना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 3/4 कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा P1/P2। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा 3 और ये 9 16 हो गया, तो P1/P2 इज इक्वल टू निकलेगा 9/16। तो कौन सा आंसर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 9/16। ठीक है, आसानी से निकल गया। ठीक, चलिए एक एक लेक्चर को अगर अच्छे से देखेंगे ना तो ये न्यूमेरिकल आसानी से अप्रोच हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10th में, परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर आर 1% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। देखो फिर से वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आ गया, एट अ पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड, अच्छा बहुत अच्छी बात, लीडिंग के लिए भी पूछ लिया। ठीक है, इसमें और क्लियर हो जाएगा कि लीडिंग और लैगिंग के लिए क्या करते थे, -5, तो ये 5 वो उसको अब प्रैक्टिकली हम लोग देख ही लेते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है तो पहले पर यूनिट को अप्रोच कर लेते हैं, तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 0.01,
ये हम लोग यूज कर लेते हैं लीकेज रिएक्टेंस के लिए। 4% है तो 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.04। अच्छा, अब इसको है ना थोड़ा सा पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कि एट लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, एट लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर यूज करें तो हम लोगों को पावर फैक्टर कितना मिला हुआ है, cos फाइव इज इक्वल टू 0.8। ऑब्वियस सी बात है साइन भी चाहिए, तो साइन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। साइन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। तो ये हम लोगों को कितना मिलेगा लैगिंग पावर फैक्टर, और ये हो गया। तो वी आर जो है परसेंटेज में दैट इज एप्सिलॉन आर cos फाइव प्लस एप्सिलॉन एक्स, और इसके साथ क्या जाएगा साइन फाइव। मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए दोनों के बीच में पॉजिटिव डिराइव किया, तो पॉजिटिव ही लो क्योंकि लैगिंग है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर cos फाइव, सॉरी इसको फिर से हम लोग क्यों नोट कर रहे हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.8 प्लस 0.04 इंटू साइन फाइव कितना है 0.6। ठीक है, इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करें तो जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 3.2%। ठीक है, 3.2%। इस हिसाब से अगर यहीं से डिसाइड नहीं हो रहा है, दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, सी और बी में कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए लीडिंग को निकालना ही पड़ेगा। तो एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर वहां पर भी cos फाइव जो लेंगे दैट इज 0.8 ही लेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि लीडिंग के लिए क्या कंसीडर करो, लीडिंग के लिए आप फाइव को कंसीडर करो माइनस ऑफ फाइव। तो देखो क्या चेंज आता है फॉर्मूले में, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर cos फाइव, तो cos फाइव तो ठीक है, माइनस फाइव लेना है इसको। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन एक्स, और ये हो जाएगा साइन माइनस ऑफ फाइव इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, अगर इसको देखा जाए तो cos माइनस ऑफ फाइव क्या मिल जाएगा प्लस, तो ये cos फाइव बना, लेकिन साइन माइनस ऑफ फाइव तो माइनस साइन फाइव होता है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, इसको मैं बोल रही थी। ठीक है, कि लीडिंग और लैगिंग को ध्यान में रखना, नहीं तो थोड़े से चीज के लिए क्या हो जाएगा आंसर गलत हो सकता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना ये जो वैल्यू है 0.01 इंटू 0.8, और ये क्या हो जाएगा माइनस 0.04 इंटू 0.6 इंटू 100। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 0.0 और एक और जीरो ले लेते हैं, 8 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 और 3, माइनस अगर इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.024 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दिख रहा है 0. ये ग्रेटर है तो यहाँ पर माइनस तो आएगा ही। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 1.6%। ठीक है, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, देखो बी और सी में हम लोगों ने चुन तो लिया था लैगिंग के हिसाब से, ये यहाँ पर -1.6 है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3.2% किसे क्या है लैगिंग के लिए निकल जाएगा, और -1.6% किसके लिए निकल जाएगा लीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये 11th में क्या दिया, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर का कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए करना क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, पोलैरिटी टेस्ट में, जब हम लोग टेस्टिंग पढ़ रहे थे, और ओसी पढ़ लिया था, एससी पढ़ लिया था, फिर हम लोगों ने 2-3 टेस्ट और देखे थे। ठीक है, उसमें से एक है क्या पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट कब हुई, जब भी हम लोगों ने किसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी हम लोगों ने देखा, तो अगर एक पोलैरिटी पता है, प्राइमरी की पोलैरिटी अगर सपोज पता है, तो पोलैरिटी टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हैं कि सेकेंडरी में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो देखो पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये जरूरी है कि आप क्या करो, पॉजिटिव टर्मिनल को, अगर प्राइमरी का पॉजिटिव है तो सेकंड ट्रांसफार्मर जो आप पैरेलल में लगाने वाले हो उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों का मतलब कहना चाहिए प्राइमरी का पॉजिटिव सेकंड के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के पॉजिटिव से, ठीक है, ऐसा कनेक्ट होना चाहिए, और सेकेंडरी का पॉजिटिव दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से। कहने का मतलब क्या है, पैरेलल ऑपरेशन अगर करना है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करो और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करो। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई।
आर ई बाई एक्सी का रेशियो भी सेम होना था, केवीए रेटिंग भी सेम होना था, सेम वोल्टेज रेशियो भी होना था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या थी? सबसे ज़रूरी बात थी कनेक्शन की, कि कैसे कनेक्ट करें। तो विदाउट पोलैरिटी जाने हम लोग कनेक्शन इसको प्रॉपर कर नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के लिए अगर कनेक्शन आपने गलत दिया, रॉन्ग कनेक्शन दिया, तो वो पैरेलल ऑपरेशन होगा ही नहीं ट्रांसफार्मर का। तो सबसे ये देखो सारे जो हैं वो आते हैं कंडीशंस में, लेकिन मस्ट कंडीशन में कौन आता है? कि भाई आप उसकी पोलैरिटी पहले डिराइव कर लो विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12th क्वेश्चन में हमको पूछा है कि आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर मेजर्ड बाय। ठीक है, आयरन लॉस किससे मेजर करते हैं? तो वॉट मीटर से मेजर करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि जिसने भी ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का अगर क्लास देखा होगा तो वो बेहतर जानते होंगे कि क्या यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं। हम लोग ये देख लेते हैं कि वॉट मीटर कंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूपीएफ वॉट मीटर, ठीक है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर वॉट मीटर, राइट, यूनिटी पावर फैक्टर वॉट मीटर। और एक होता है थोड़ा सा अगर यूपीएफ को मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो एलपीएफ वॉट मीटर बन जाएगा, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना तो यूपीएफ में कब होगा? यूपीएफ में ना यूनिटी पावर फैक्टर में रन करता रहेगा ट्रांसफार्मर, तब हम लोग क्या करना है, तब हम लोगों को पावर की रीडिंग लेनी है। ठीक है, और वैसे ही इसको जब लो पावर फैक्टर में कोई हम लोग पावर की रीडिंग लेंगे तो एलपीएफ वॉट मीटर के थ्रू लेंगे। ठीक, तो हम लोग कैसे जानें कि ये जो आयरन लॉस निकाल रहे हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो आयरन लॉस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो लो यूज करेगा कि यूनिटी यूज करेगा? तो उसके लिए ना थोड़ा सा फेजर देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख दूं क्या? लिख देती हूँ कि क्या लिखें, पावर फैक्टर, ये तो हो गया, ये समझ जाओगे। वैसे यूनिटी पावर फैक्टर में क्या हो जाएगा? यूनिटी पावर फैक्टर पे पावर रीडिंग जब ली जाती है तो ये हो जाएगा यूपीएफ वॉट मीटर, और एलपीएफ कब होगा? जब लो पावर फैक्टर पे आप क्या करते हो, पावर रीडिंग लेते हो, तो वो हो जाएगा एलपीएफ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो बात बोल रही थी उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले फेजर देख लेते हैं। फेजर सबको याद होगा, कॉस ये हो गया फाई, फाई से हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, लैगिंग में E1 E2। ठीक है, E1 E2 अगर कंसीडर किया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो N1 इज ग्रेटर देन N2। और यहाँ से अगर रिफ्लेक्सिव देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, तो ये हो गया -E1। अच्छा अब यहाँ पर से देखें मैग्नेटाइजिंग इन फेज ऑफ क्या होता है, फाई के, और अगर लॉस कंपोनेंट को देखें तो ये फेज इन होता है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, ये सब प्रीवियस हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ से अगर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करें दैट इज आई नॉट, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस निकलेगा सप्लाई वोल्टेज के साथ दैट इज फाई नॉट। और ये जो फाई नॉट की जो वैल्यू होती है ना, वो मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था कि 70 डिग्री टू 75 डिग्री वेरी करता है। ठीक है, इस वजह से अगर इसका पावर फैक्टर देखें ना तो cos फाई इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, या इधर 70-75 डिग्री के इन बिटवीन अगर निकालेंगे तो ये 0.2 होता है। ठीक है, और वैसे भी नो लोड करंट है, नो लोड करंट पे पावर फैक्टर वैसे भी क्या आता है, कम आता है। ठीक है, कम आता है। तो ये यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर फैक्टर हो रहा है लो। तो लो पावर फैक्टर पे मेजर जब किया जाएगा किसी पावर को तो कौन सा वाट मीटर यूज करेंगे, तो वो तो गैस कर ही सकते हो, लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे किसके लिए, एलपीएफ के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है। नाउ द ओसीएससी सर्किट अब देखा जाए कि क्या है। ओसीएससी सर्किट टेस्ट में देख लेते हैं कि ये 10 केवीए है, 2500 डिवाइडेड बाय 2500 बाय 250 वोल्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज फॉलोइंग रिजल्ट। ओपन सर्किट टेस्ट दे रहा है 250 वोल्ट रेटेड है, 0.8 का एम्पियर करंट दे रहा है, 50 वॉट यहाँ पर वोल्टेज लॉस दे रहा है। ठीक है, आयरन लॉस बेसिकली। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कितना दे रहा है, 60 वोल्ट पे इसको चलाया जा रहा है, 3 एम्पियर जो है वो आपको रेटेड करंट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 45 जो वॉट है वो कॉपर लॉस है। ठीक है, यहाँ पर पहले फुल लोड करंट की वैल्यू को ना निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। IFL इज इक्वल टू, तो ये निकल जाएगा क्या, केवीए रेटिंग को देखें तो केवीए रेटिंग डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज।
ठीक है, रेटेड वोल्टेज। तो ये हो जाएगा वी रेटेड, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये हो गया 250, सॉरी ये तो नहीं है, ये 10 kVA है ना। तो 10 kVA को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितनी है वैल्यू वी रेटेड की 250। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2500, ठीक है, ये हो जाएगा ये, और ये सॉरी 1 इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पर 100 बचेगा तो ये आ जाएगा कितना 4 एम्पियर, ठीक है 4 एम्पियर ये हो गया। यहाँ पर अगर देखें 4 एम्पियर के बाद अगर देखें हम लोग तो हम लोगों को एक रिलेशन क्या है कि PCU, ये बेसिकली हम लोग क्या करना है, फुल लोड कॉपर लॉस के लिए कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना आई रेटेड डिवाइडेड बाय आई ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 हम लोगों को मिला डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला कितना 16/9, ठीक है, ये कितना मिला 16/9। तो PCUFL कितना हो जाएगा, PCUFL अगर देखें तो PCU इंटू 16/9, तो ये हम लोगों को कितना मिला है 45। तो ये 45 इंटू कितना हो जाएगा 16/9, तो ये हो जाएगा 9 5 और ये हो जाएगा 80 वाट। तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना आया 80 वाट, ठीक है 80 वाट आया। अब हम लोगों को जो एफिशिएंसी निकालनी है ना वो हाफ लोड और 0.8 पावर फैक्टर पे है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा कोर लॉस तो बदलेगा नहीं, ये PI का PI ही रहेगा। इसको हम लोगों ने क्या निकाल लिया यहाँ से PCUFL अगर देखें तो दैट इज 80 वाट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या कि एफिशिएंसी, अच्छा हाफ लोड है तो हाफ लोड के लिए हम लोग जो फ्रैक्शन लेना है लोड का x इज इक्वल टू, ठीक है x इज इक्वल टू क्या फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो ये हाफ लोड दिया है तो ये 1/2 कर लो, 1/2 को ज़्यादा है तो 0.5 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एन मैक्सिमम यूज़ करना ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी, चलो हाफ लोड पे निकालना है तो ये हाफ लोड है, ठीक है हाफ लोड पे निकालना है। कहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा x इंटू KVA cos फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x इंटू KVA cos फाई और प्लस हो जाएगा PI और प्लस हो जाएगा x² इंटू PCUFL, ठीक है ये हो गया। इसमें अगर वैल्यू पुट अप करें तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0.5 इंटू KVA रेटिंग 10 के साथ और किलो के लिए दे दो 10⁻³ cos फाई की वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक है यहाँ पर नोट नहीं किया हम लोग। cos फाई इज इक्वल टू कितना है 0.8 दिया हुआ है तो ये 0.8, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें 0.5 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 और यहाँ पर जो कॉपर लॉस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर प्लस, अच्छा आयरन लॉस कितना दिया हुआ है, आयरन लॉस 50 वाट है तो 50 यूज़ कर लिए, प्लस x² बोले तो कितना 0.5 स्क्वायर और ये आया कितना 80 वाट, ठीक है। इसको अगर पूरा सॉल्व करते हैं, पूरे कंप्लीट तरीके से सॉल्व करते हैं तो वी गेट 98.28%, ठीक है। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन 98.28%, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कंक्लूड कर लेती हूँ कि 10 kVA है 2200/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स। ओपन सर्किट टेस्ट, हाई वोल्टेज साइड ओपन है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट मिला, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर मिला और वोल्टेज जो है 150 वाट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट V इज इक्वल टू 115, I जो है वो रेटेड वैल्यू यूज़ किया है और वोल्टेज लॉस जो है वो 200 वाट है, मतलब कॉपर लॉस। द हाफ लोड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, देखो रेटेड पे है मतलब ये जो लॉस मिला है ना वो फुल लोड कॉपर लॉस ही होगा, ठीक है। यहाँ से और कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या दिया है क्या दिया है, ऐसा नहीं, ठीक है। रेटेड बोल दिया है करंट को तो करंट रेटेड अगर बोल दिया तो बेशक जाओ किसके लिए फुल लोड कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ना ऐसा थोड़ा सा एनलिस्टेड टाइप थोड़ा सा गिवन डेटा को अरेंज कर लेते हैं। उसी टेस्ट से हमको क्या मिला है PI इज इक्वल टू कितना मिला 150 वाट, यहाँ पर ना 150 वाट।
और फ्रॉम अगर देखा जाए तो एससी टेस्ट से हमको बेसिकली क्या मिलता है, एससी टेस्ट कैलकुलेट करता है फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पर कैलकुलेट किया तो PCUFL लिखते हैं, राइट। तो वो कितना हो जाएगा 200 वॉट, ठीक है 200 वॉट। चलो अच्छा, हमको निकालना कहाँ पे है, एट यूनिटी पावर फैक्टर। और अच्छी बात है, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके, सॉरी यूनिटी पावर फैक्टर पे, लेकिन हाँ हाफ लोड, ये इसको खोज रही थी मैं, हाफ लोड के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग अगर निकालें तो सीधे एफिशिएंसी के लिए चलते हैं। cos फाई हम लोगों को अच्छी बात ये है कि 1 दे दिया, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन ऑफ लोड की बात करें तो x इज इक्वल टू हाफ लोड है तो 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एफिशिएंसी अगर यूज करें तो एफिशिएंसी एट हाफ लोड कितना मिलेगा, तो एफिशिएंसी एट हाफ लोड हम लोगों को मिलेगा x kVA, और ये हो गया cos फाई, और ये हो जाएगा x kVA, और ये मिल जाएगा क्या, हम लोगों को cos फाई प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PCUFL करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो इसको निकालते हैं कितना, ये हो जाएगा क्या, x हम लोगों को तो 1/2 मिला हुआ है, KVA रेटिंग तो ये 10 KVA की रेटिंग है, तो 10 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं। cos फाई 1 दिया हुआ है तो सहूलियत ही हो गई है, ठीक है। 1/2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1, ठीक है, प्लस PI कितना है 150 वॉट, राइट। तो ये 150 वॉट, और ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पर भी 1/2 होल स्क्वायर करके इंटू 200 वॉट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं ना, सॉरी इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 96.15% अराउंड मिलेगा, ठीक है 96.15। देखो अगर नियरेस्ट ढूंढे ना तो 96.5 तो कंसिडर नहीं कर सकते, ये बी को ले सकते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 96%, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 96.15% जो होगा मैक्स यहाँ पर हाफ लोड पे एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन को देखते हैं। इन 100 kVA 1100 220 volt 50 hertz single phase transformer with 200 turns on high voltage side, the open circuit test gives 220 volt 91 ampere 5 kilowatt on low voltage side, the core loss component of current is approximately। देखो यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ ऐसा गिवन नहीं है, थोड़ा सा हमको ये क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि ओपन सर्किट टेस्ट हुआ, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या मिला, रेटेड वोल्टेज 220 मिला, 91 एम्पियर मिला, 5 किलोवाट, ठीक है। तो बेसिकली ना हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को किसके लिए जाना है, कोर लॉस कंपोनेंट के लिए। कोर लॉस कंपोनेंट कौन सा होगा, देखो कोर लॉस कंपोनेंट कौन देता है, देखो दो चीज़ें होती हैं आई नॉट के साथ, ठीक है, ये होती है, एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और एक होता है क्या, कोर लॉस कंपोनेंट। तो हम लोगों को आई ओमेगा निकाल के देना है, ठीक है। तो अगर मैं देख पा रही हूँ जैसा, अगर उसमें नो लोड करंट की वैल्यू को हम लोग निकाल लें पहले, ठीक है, तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो कोर लॉस होता है वो रियल पावर लॉस निकालते हैं, ठीक है, रियल पावर लॉस निकालते हैं। रियल पावर लॉस के लिए क्या देखेंगे, VI0, और ये हो जाएगा cos फाई, ठीक है, VI0 cos फाई। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो PI की वैल्यू अगर देखें तो ये 5 किलोवाट है, तो इसको 5000 वाट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको cos फाई के बारे में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, तो जब भी अगर cos फाई या पावर फैक्टर अगर स्पेसिफाइड नहीं होता, तो स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको यूनिटी पावर फैक्टर पे ही चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब देखो PI इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VI0 cos फाई, VI0 cos फाई हुआ तो ये 5000, और इज इक्वल टू V कितना हो गया, V हो गया हम लोग को मिला है 220, और I0 हमको निकालना है नो लोड करंट, cos फाई कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो यहाँ पर से I0 अगर निकाले तो 5000 डिवाइडेड बाय 220, तो ये हो जाएगा कितना, दिस वन इज 22.7 एम्पियर, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर ऐसा देख के मत सोचना कि यही है,
सबसे पहले पूरा अप्रोच कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों को चाहिए आई नॉट नहीं, हम लोगों को चाहिए आई ओमेगा। तो ये लॉस कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था कि आई ओमेगा क्या लिया जाता है, आई ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, यही तो लिया जाता है, आई नॉट कॉस फाई। तो ये हो जाएगा कितना 22.7 इंटू कॉस फाई कितना है 1, तो इस हिसाब से 22.7 एम्पियर। ठीक है, अगर ऐसे लगा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहले पूरा कंफर्म कर लो कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं। तो 22.7 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छा, एट व्हाट लोड विल द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बी मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पर होती है, तो जैसे हम लोग, ये क्वेश्चन वैसे इजी है, प्रीवियस अप्रोच में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल अप्रोच किया था उसमें हम लोगों ने ये इसको डिराइव किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या मिलेगा, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलेगा क्या कि कांस्टेंट लॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वेरिएबल लॉस के। ठीक है, कांस्टेंट लॉस कौन होता है, आयरन लॉस जो होती है वो फिक्स्ड लॉस होती है। ठीक है, आयरन लॉस जो होती है वो फिक्स्ड लॉस होती है। और वेरिएबल कॉपर लॉस देखें तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और ये पी सी यू एफ एल फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, ये वेरिएबल लॉस है क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ लोड पर डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ना ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, ये हमारे लिए फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंड करता है, एक तो दिया है फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, टाइम। तो ये दो बंदे तो काम ही नहीं आते, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन और टाइम। बात रही फ्लक्स डेंसिटी की और फ्रीक्वेंसी की, तो इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा था हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, जो हम लोगों ने क्या देखा था, एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि P हिस्टैरिसीस इज इक्वल टू KH, और यहाँ पर क्या लिए थे, BM टू द पावर X लिए थे। ठीक है, और X की वैल्यू भी याद है ना, X इज इक्वल टू पुराने दिनों में 1.6 लेते थे, बट अभी IEEE के रूल के हिसाब से क्या लेना चाहिए, X इज इक्वल टू 2 लेना चाहिए। ठीक है, ये X इज इक्वल टू 2 लेना चाहिए। तो अभी तो इसको देख लेते हैं ऐसा, और ये हो गया F। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो दो फैक्टर ही दिख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, P हिस्टैरिसीस अगर बात की जाए या हिस्टैरिसीस लॉस की बात की जाए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BM, और ये X भी ले लो और यहाँ पर ले लो P हिस्टैरिसीस अगर यूज़ की जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गया क्या, BM इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, राइट, ये फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी हो गया, तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर निकल के आएगा 1 और 2 आएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन तो हम लोग एडी करंट के लिए यूज़ करते हैं, टाइम का कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 दिया हुआ है तो मैच नहीं कर रहा, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो ये B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1, अच्छा लिस्ट 1 में टेस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी विच इज टेस्टेड, मेजर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सैम्पटन्स टेस्ट, लोड टेस्ट, सारे टेस्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर लिस्ट 2 दिया है क्वांटिटी, तो कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, टोटल लॉस, आयरन लॉस, और ये हो गया कॉपर लॉस। ठीक है, जिसके जिसके बारे में एकदम फिक्स पता है उसी के बारे में पहले चर्चा करो। ठीक है, तो ओपन सर्किट क्यों किया जाता है, ओपन सर्किट इसलिए किया जाता है ताकि आप क्या निकाल सकें, आयरन लॉस कैलकुलेट कर सकें। तो आयरन लॉस नामक जो ऑप्शन है वो 3rd में दिया है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग कॉपर लॉस निकाल सकें, दैट कॉपर लॉस इज गिवन इन 4th, तो ये हो जाएगा 4th। ठीक है, सैम्पटन्स टेस्ट को अगर देखा जाए ना तो एट अ टाइम हम लोग दोनों ही ऑपरेशन को ऑपरेट करके क्या निकालते हैं, टेम्परेचर राइज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, सैम्पटन्स टेस्ट में, जिसमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों ही होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस टाइम अगर ओपन और शॉर्ट दोनों हो रहा है तो शैम्पटन टेस्ट के केस में तो ये 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब लोड टेस्ट के लिए बचा टोटल लॉस, तो ये हो जाएगा क्या, टोटल लॉस हम लोग ले लेते हैं ये 2। अब देख लो ये ऑर्डर जहाँ पर मिल रहा है, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2। अच्छा, ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 बाय 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नो लोड voltage at 220 volt 40 hertz. This frequency operation at rated voltage results in which one of the following? अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये 220 वोल्टेज जो है, नो लोड वोल्टेज, ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बट 50 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज बदल रहा है। ठीक है, 50 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज क्या हो रहा है, बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के हिसाब से इसमें ना थोड़ा सा ना डिटेल थोड़ा सा हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन, इंक्रीज और नो चेंज ऐसा सब चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए इसको ना थोड़ा सा अप्रोच कर लेते हैं। अगर हिस्टैरिसिस एडी करंट लॉस की बात करें तो ये हो जाएगा के ई और ये हो जाएगा बी एम स्क्वायर और ये हो गया एफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें 2 केसेस हमको मिलेंगे। केस 1 की अगर बात करें, क्या है, सब में क्या होता है कि बी एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है, राइट। तो केस 1 क्या लेंगे, केस 1 में ना इसको कांस्टेंट अज्यूम करते हैं कि वी बाई एफ अगर कांस्टेंट निकलता है तो कांस्टेंट अगर ये निकलता है तो साथ में क्या होगा, बी एम भी कांस्टेंट निकलेगा। अगर बी एम कांस्टेंट निकलेगा तो ये पूरा जो है, ये 2 बंदे कांस्टेंट हो जाएंगे और ये जो एडी करंट लॉस है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ना हम लोगों ने 220 वोल्टेज तो कांस्टेंट रखा है, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। कहने का मतलब वी बाई एफ रेशियो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, केस 2 देखना पड़ेगा कि वी बाई एफ इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो बी एम भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और यही केस हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसी केस में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्या है, वी बाई एफ रेशियो हमारे पास भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, न्यू वोल्टेज अगर बदलता था और यहाँ पर इन दोनों का अगर हम लोग वी बाई एफ करते रेशियो, अगर वो कांस्टेंट निकलता तो हम लोग जाते क्या फ्रीक्वेंसी के लिए कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एडी करंट बदल रहा है, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर देखा जाए तो बी एम और क्या है, एफ स्क्वायर में है, तो बी एम की जगह क्या रख देंगे, वी बाई एफ और ये होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये एफ स्क्वायर और इसका एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लेवल पे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या डिसाइड करें कि एडी करंट जो है वो यहाँ पर क्या बदल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं बदल रहा है, यहाँ पर क्या बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी बदल रही है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से तो एडी करंट को फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिफाइन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ एडी करंट के लिए क्या आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, एडी करंट के लिए नो चेंज आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्टैरिसीस को भी क्या कर लेते हैं, ऐसा ही स्टडी कर लेते हैं। तो पी हिस्टैरिसीस क्या हो जाएगा, के एच, ठीक है, सॉरी इक्वल टू होगा के एच, ऐसा के एच और कितना होता है, बी एम टू द पावर एक्स और ये एफ। ठीक है, एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो पी हिस्टैरिसीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर देखा जाए तो अगर इसको हम लोग यूज़ करें तो क्या मिल जाएगा हमको, v बाई एफ के हिसाब से करें और x इज इक्वल टू 2 के लिए अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई एफ निकल रहा है। अब देखते हैं इसके लिए भी केस 1 केस 2 बनेगा जैसे उसके लिए बना था। तो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 ये हो जाएगा कि v बाई एफ अगर कांस्टेंट है, ठीक है, v बाई एफ अगर कांस्टेंट है तो बी एम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस केस में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो P हिस्टैरिसीस यहीं पर होगा, ये अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सॉरी F।
ठीक। और अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें ना तो v कांस्टेंट, ठीक है, इसको तो फॉलो कर ही नहीं सकते। और केस 2 को अगर देखा जाए तो केस 2 को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, v बाई एफ नॉट कांस्टेंट निकल रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से bm भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं है तो p हिस्टैरिसीस किस पे डिपेंड करेगा, तो p हिस्टैरिसीस पूरे फुल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा, v स्क्वायर बाय एफ पे, ठीक है, वी स्क्वायर बाई एफ पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, तो वी स्क्वायर बाई एफ पे अगर डिपेंड करता है तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी 50 से 40 हर्ट्ज गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो नो चेंज हो रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी हम लोगों ने इसके थ्रू हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया था कि हाँ ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसको समझना था तो वो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड बाय 75%। वोल्टेज को क्या किया है, इंक्रीज बाय 75%, वाइल द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 25%। ठीक है, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल बी, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स हमको निकाल के इसको इसको क्या करना है, मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी हमको निकाल के देनी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पर v बाई एफ जो रेशियो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के लिए क्या होगा, Vm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई एफ। ठीक है, अगर v बाई एफ को देखा जाए तो यहाँ पर 75% वो इंक्रीज हो रहा है और 25% ही क्या इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से v बाई एफ जो है वो कांस्टेंट तो निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर डिपेंड कैसा करेगा कि अगर न्यू वैल्यू के हिसाब से बात करें तो bm को अगर देखें ना तो ये क्या निकल जाएगा, 75% ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 25, 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3, मतलब जो न्यू वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू से कितनी होगी, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21th नंबर क्वेश्चन। If the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping the V by F ratio fixed, ये तो बड़ी अच्छी बात है, V by F fixed रखा गया है और applied transfer primary is increased by V by F ratio fixed है, then the magnetizing current and core loss will respectively, magnetizing current और core loss। ठीक है, देखो अगर मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए बात करें तो फ्लक्स को क्या बताना पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग के लिए मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ही बता दो। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है। अब ये वी बाई एफ को क्या किया, कांस्टेंट रखा है। वी बाई एफ को अगर कांस्टेंट रखा है तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी क्या होगा, रिमेन सेम। ठीक है, ये क्या होगा, रिमेन सेम। अब देख लेते हैं ऑप्शन, अच्छा 2 लोग मिल गए फिर से, रिमेन सेम रिमेन सेम। ठीक है, चलो कोर लॉस को देखते हैं। तो कोर लॉस को अगर देखा जाए तो कोर लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखें पिछले में हिस्टैरिसीस भी और एडी करंट भी, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोर लॉस क्या है, कोर लॉस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये हम लोग चाह रहे हैं कि वोल्टेज अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द V by F रेशियो फिक्स, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस विल रिस्पेक्टिवली। अगर V by F अगर कांस्टेंट है ना तो वो दोनों ही फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो रिमेन द सेम एंड इंक्रीज आएगा। ठीक है, कोर लॉस पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रीवियस अप्रोच को अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ये ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ट्रांसफार्मर इज टू, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ट्रांसफार्मर इज टू प्रिवेंट एडी करंट, prevent hysteresis loss, decrease reluctance of the common magnetic circuit, decrease iron loss। देखो एडी करंट और हिस्टेरिसिस करंट कब आएगा, जब कोर को इंट्रोड्यूस करोगे।
ठीक है। कोर को इंट्रोड्यूस करने के बाद एडी करंट और हिस्टैरिसीस आता है, ठीक है। तो कोर का यूज करने का मेन पर्पस ये नहीं है कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर को, हालांकि ये देखा जाता है कि जो फ्लक्स है वो कोर में ही लिंक्ड हो, ठीक है। ज्यादा मतलब लीकेज, रिएक्टेंस, ये सब हमको देखने के लिए ना मिले, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें ना, इन सारे ऑप्शन को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। जो हिस्टैरिसीस है, तो कोर को अगर प्रॉपर मटेरियल का यूज करेंगे तो बीएच कर्व का जो थिकनेस है वो लो होगा, तो वो भी प्रिवेंट होगा। एडी करंट लॉस जो है तो वो तो कोर यूज करने के बाद एडी करंट लॉस देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसका जो कंक्लूजन मैं निकाल पा रही हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लक्स को फ्लो होने के लिए एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसका रिलक्टेंस क्या हो, लो हो, क्योंकि फ्लक्स को अपोज करने वाला बंदा कौन है, रिलक्टेंस है, ठीक है। तो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट में हमको क्या चाहिए, हमको रिलक्टेंस को लो करना है, लो करना है तो आप कोर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स अंडर लोड कंडीशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोगों को एट अ टाइम रनिंग केस में अगर लोड कंडीशन में अगर कोई टेस्ट हम लोग देखते हैं तो वो देखते हैं क्या, बैक टू बैक टेस्ट, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पटनर्स टेस्ट, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सैम्पटनर्स टेस्ट। अगर सैम्पटनर्स टेस्ट होता, यहाँ पर लिखा होता, तो हम लोग इसके लिए भी जाते क्योंकि ये दोनों एक ही टेस्ट का नाम है, ठीक है। तो बैक टू बैक टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 24th जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इन अ ट्रांसफार्मर, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोथ ओसी एंड एससी टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन एलवी साइड, ठीक है। OC test is conducted on LV side and SC test is conducted on HV side. OC test is conducted on HV and SC test is conducted on LV side. और ये हो गया both OC and SC test are conducted on HV side. अगर बात करें इसकी, ठीक है, कि कौन से इसमें अगर ये होता है, तो हम लोगों ने अपने टेस्ट वाली क्लास में देखा था, टेस्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें ये देखा था कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो उसको कहाँ कंडक्ट किया जाता है, उसको कंडक्ट किया जाता है एलवी में, और एचवी को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। एलवी को एलवी में टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एचवी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग एलवी को शॉर्ट करके एचवी में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। एडी करंट लॉसेज इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ, तो ये तो बड़ा अच्छा है, सॉलिड कोर्स, लैमिनेटेड कोर्स, फेराइट मटेरियल, ठीक है। फेराइट मटेरियल हम लोग यूज करेंगे तो अच्छी बात है। इसमें क्या है, जो परमिबिलिटी है वो ये बहुत हाई होती है। परमिबिलिटी अगर हाई होगा तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस टेंस टू 0 जा सकता है, या रिलक्टेंस क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो हम लोगों को कोर मटेरियल में क्या चाहिए, यही तो चाहिए फेराइट मटेरियल के लिए, ठीक है। तो एडी करंट लॉसेज इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ, तो मेरे ख्याल से सॉलिड कोर तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सॉलिड कोर के लिए एडी करंट सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बल्कि हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको लैमिनेटेड करें, ठीक है। उसको क्या चाहते हैं, लैमिनेटेड करें। तो फर्स्ट हमारे लिए तो ऑप्शन है ही नहीं। फेराइट मटेरियल, जो फेरिट मटेरियल जो हम लोगों ने है उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये सेकेंड लैमिनेटेड कोर को। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो है 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये A 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज ट्वाइस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, with secondary short circuited the input power factor is, the input power
फैक्टर इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर फैक्टर को अगर देखें ना, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या देखा था, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, आर बाई जेड देखे थे, और आर बाई जेड में अगर यूज करें तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा जेड का, तो आर प्लस जे एक्स। ठीक है, आर प्लस जे एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो रिएक्टेंस है इज ट्वाइस दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइमरी। मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब cos फाई इज इक्वल टू रख लेते हैं, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r प्लस जे, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2r रख दो, है ना। यहाँ से अगर r को कॉमन निकाला जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2j, ये हो गया, और ये r यहाँ पर भी। ठीक है, r कैंसिल हो गया। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर ना फेज वेज कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, फेज एंगल के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, एंगल वगैरह के बारे में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो cos फाई इज इक्वल टू, इसमें मैग्नीट्यूड का ही आंसर के हिसाब से भी एंगल दिया नहीं हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा √1² प्लस 2²। ठीक है, तो ये √5 जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√5। ठीक है, 1/√5। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी होगी, विथ सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड द इनपुट पावर फैक्टर इज, द इनपुट पावर फैक्टर ये हो गया 1/√5। तो विच वन इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/√5। ठीक है, सॉरी, अब ये देख लेते हैं क्या कि when a short circuit test on a transformer is performed at 25 volt 50 hertz, the drawn current is I1 if the test is performed at 25 volt and 25 hertz and power drawn current I2 then। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये दे कि करंट I इज इक्वल टू V बाई जेड। ठीक है, करंट I इज इक्वल टू V बाई जेड, और इम्पिडेंस को अगर देखें तो इम्पिडेंस अपने को कितना मिलता है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। ठीक है, आर प्लस जे एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये परफॉर्म जो कर रहा है तो 25 वोल्ट तो सेम है, बट 50 हर्ट्ज और ये कितना हो गया 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि रिएक्टेंस जो है यहाँ पर अगर करेंगे ना तो V अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, आर प्लस जे एक्स हो जाएगा। तो देखते हैं, चलो रिएक्टेंस को अगर देखें तो रिएक्टेंस x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2πfl। अब यहाँ पर ना जो देख रहे हैं क्या 50 से 25 में ऑपरेट किया जा रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो रिएक्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंस अगर डिक्रीज हुआ तो करंट जो ड्रॉ होगा I2 वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो ना फ्रिक्वेंसी अगर डिक्रीज हो गई तो ये पूरा ओवरऑल जो इम्पीडेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और ओवरऑल अगर इम्पीडेंस डिक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस हिसाब से यहाँ पर जब सेकेंड टाइम ऑपरेट करेंगे तो I2 करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो I2 करंट ड्रॉ किया तो I2 क्या हो जाएगा, मोर देन। ठीक है, I2 क्या हो जाएगा, मोर देन I1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, I1 इज लेस देन I2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज 100%, तो ये बात बिल्कुल सही है। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन इज 100%, अच्छा ये बात गलत है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई वोल्टेज रेगुलेट करे, 0% निकलना चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट बता रहे, नन ऑफ देम, तो ये दोनों तो बात है ही नहीं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये 100 kVA ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट सप्लाई, द सेम ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट,
द न्यू रेटिंग इज, तो न्यू यहाँ पर केवीए है तो केवीए रेटिंग ही निकाल के देना है। ठीक है, पहले तो हम लोग चेंज देख लेते हैं कि केवीए रेटिंग के लिए ये जो V बाई एफ रेशियो है वो कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो V बाई एफ रेशियो को अगर देखा जाए, पहले यही चेक कर लेते हैं V बाई एफ रेशियो को, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो V1 बाई F1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 240 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 6 4 जा। ठीक है, इसका रेशियो ये निकल रहा है। V2 बाई F2 अगर देखा जाए तो ये कितना निकल रहा है, 200 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया, ये भी 4 निकल रहा है, राइट। तो ये बोल सकते हैं कि V बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है ना, तो केवीए जो रेटिंग है ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। तो ये क्या हो जाएगा, KVA 1 डिवाइडेड बाय KVA 2 कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2। तो KVA 1 की रेटिंग जो है वो 100 KVA दिया गया है। ठीक है, तो 100 KVA के हिसाब से यूज़ करते हैं, या इसको लिख लेते हैं KVA 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KVA 2 अगर यूज़ करें तो ये हो जाएगा KVA 1 और इंटू F2 डिवाइडेड बाय F1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू सेकेंड टाइम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, राइट। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय ये 60 हर्ट्ज है। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल आउट, और अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू इसको यूज़ करेंगे तो 0.8333, ये ख़त्म नहीं होने वाला, तो हो जाएगा 83.33, और 10 टू द पावर 3 को क्या बना लेते हैं, किलो, और ये V है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका न्यू रेटिंग, 83.33 KVA। ठीक है, 83.33 KVA जो हो जाएगा, तो उसको हम लोग, ये C ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 30th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 30th क्वेश्चन में दिया है कि द टोटल कोर लॉस ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 2400 watt when it is supplied by 200 volt 25 hertz loss is, यहाँ पर अगर ऑपरेट किया जाता है तो लॉस इज 800 watt, कैलकुलेट द एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। ये थोड़ा सा ना कहना चाहिए क्या कि ये थोड़ा सा हमको लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एडी करंट और इसकी लॉस की बात करें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, KE BM स्क्वायर F स्क्वायर। ठीक है, और अगर हिस्टैरिसीस की बात करें तो KH, अच्छा ये इज इक्वल टू होता है, हमेशा कंपैरेटिवली स्टडी होता है, तो ये BM, ये X, और ये हो गया F। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना तो BM कांस्टेंट है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं, मतलब V बाई एफ रेशियो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि केस 1 केस 2 इन दोनों के लिए होता है कि कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे आएगा, वो सब चेक करना पड़ता है। तो ये अगर BM कांस्टेंट है तो BM कांस्टेंट के लिए क्या चेक कर लेते हैं, V बाई एफ। तो V बाई एफ अगर देखें तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 50, तो ये कितना दे रहा है, ये हो गया 8 दे रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग V बाई एफ इसके लिए कैलकुलेट करें तो 200 डिवाइडेड बाय 25, तो ये भी क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। ठीक है, तो V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, V बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो BM भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब अब अगर देखा जाए तो अगर इस केस में देखा जाए तो जो PE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है, प्रीवियस लॉ हम लोगों ने क्वेश्चन में फॉलो किया था, और ये हिस्टैरिसीस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अगर टोटल लॉस निकालें ना तो P इज इक्वल टू क्या निकलेगा, PE प्लस PH, है ना। टोटल आयरन लॉस अगर निकालें या कोर लॉस निकालें तो हम लोगों को ये लेना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर रेशियो तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि हाँ ये दोनों क्या है, फिक्स है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि अगर इस केस में देखा जाए, पहले केस में अगर देखा जाए तो टोटल लॉस कितना दे रहा है, टोटल कोर लॉस हमको 2400 दे रहा है जब ये कंडीशन है, तो ये कितना हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, KE, और BM तो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 50 स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है 50 हर्ट्ज है, राइट, ठीक, प्लस पीएच की वैल्यू क्या है, पीएच की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे वैल्यू डिपेंड करेगी, हिस्टैरिसीस की फ्रिक्वेंसी पर, तो ओनली 25 लिखना है और यहाँ पर के एच, ठीक है, तो के एच इंटू क्या हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखते हैं। उसी तरीके से ना इसके लिए भी लिख लेते हैं 800 वॉट इसको मिला था लॉस, ठीक है, और यहाँ पर के ई इंटू कितना हो रहा है, के ई इंटू 50 स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी 25 पे ऑपरेट हो रहा है ना, तो 25 स्क्वायर और प्लस क्या लेना पड़ेगा, प्लस हमको लेना पड़ेगा के एच इंटू 25, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और इसको यहीं से कैंसिल आउट करते बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो के ई की वैल्यू जो है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो के ई की वैल्यू मिल जाएगी 0.64 और के एच की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 16, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू के एच सॉरी के ई इंटू क्या हो गया 50 स्क्वायर, ठीक है, ये मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 1600 वॉट, ठीक है, ये हो गया 1600 वॉट। और पी एच की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हर्ट्ज के हिसाब से ही निकालेंगे, ठीक है, 50 हर्ट्ज के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना के एच इंटू ये इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे ना के ई की, और के एच के लिए क्या करेंगे 16 और ये हो जाएगा कितना 50, तो 16 इंटू 50 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 800 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा 1600, देखो सबसे पहले इसमें किसको पूछा है एडी करंट, फिर उसके बाद हिस्टैरिसीस पूछा है, तो एडी करंट 1600 और हिस्टैरिसीस 800, तो एडी करंट 1600 और ये 800, यहाँ पर ऐसे भी ध्यान देना ना, नहीं तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। एडी करंट कितना मिल रहा है 1600 और ये, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्या है डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप और लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर से भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे, 30 क्वेश्चन लिए हुए, इन 30 क्वेश्चन को आप अगेन और सॉल्व करो, देखो कि आपसे अप्रोच होता है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फिर हम लोग देख लेंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी सारी जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।